यूपी सरकार के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को कामयाब बनाने के लिए यूपी सरकार देश के 8 बड़े शहरों में रोड शो कर रही है। इसी कड़ी में आज कोलकाता में यूपी सरकार का रोड शो हुआ। इस रोड शो का मकसद वहां के बड़े उद्योगपतियों को यूपी में निवेश करने के लिए आकर्षित करना है। होटल ओबराय ग्रैंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उद्योगपतियों और निवेशकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान सभी ने उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए अपार संभावनाओं वाला प्रदेश बताया। कोलकाता के रोड शो में औद्योगिक विकास मंत्री नंदी के साथ श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विकास राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल शामिल हुए। सोमवार रात उद्योगपतियों के साथ इस टीम ने रात्रि भोज भी किया। यहां आए उद्यमियों में कोई यूपी के शहरों को ट्रांसपोर्ट सेवाओं के जरिए जोड़ने में निवेश करने की चाहत दिखा रहा है, तो किसी ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने के लिए उत्साह दिखाया। इसके अलावा वेस्ट टू एनर्जी, हॉस्पिटल, पर्यटन इत्यादि में निवेश के लिए उद्यमियों ने सकारात्मक रुख दिखाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। एक तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, तो बीजेपी दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 24 की रणनीति का खाका खींच रही है। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व में तीसरे मोर्चे की आहट भी सुनाई देने लगी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यूपी में कभी कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को टक्कर देने वाले अखिलेश बुधवार को तेलंगाना में केसीआर की रैली में शामिल होंगे। साफ है कि अखिलेश तीसरे मोर्चे का हिस्सा होंगे। अखिलेश यादव पहले से ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के काफी करीब हैं। उधर बिहार में भी बीजेपी विरोधी आरजेडी और जेडीयू की संयुक्त सरकार है। दोनों ही पार्टियों के नेताओं की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ एकजुटता समय समय पर दिखती है। अखिलेश के केसीआर की रैली में शामिल होने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने निशाना साधा है। तेलंगाना के सीएम केसीआर, जो कि बीजेपी के खिलाफ लगातार विपक्षी एकता बनाने की कोशिशों में जुटे हैं, उनके साथ अखिलेश यादव खड़े हैं। ये स्थिति तब है जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के निमंत्रण पर अखिलेश यादव ने शुभकामनाएं तो दी, मगर यात्रा से दूरी रखी। ऐसे में अखिलेश यादव की तेलंगाना यात्रा को उनके 24 के लोकसभा चुनाव की बीजेपी विरोधी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी के चुनावी मौसम में कई नेता फिर रंग बदलते दिख रहे हैं। कभी बीजेपी के साथ ताल ठोकने वाले सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर 2022 में साइकिल पर सवार होकर बीजेपी से लोहा लेते नजर आए। विधानसभा चुनाव में विपक्ष की करारी हार के बाद अब एक बार फिर से ओपी राजभर बीजेपी में अपनी जगह तलाश रहे हैं, लेकिन बीजेपी गठबंधन में ओपी राजभर की जगह लेने वाले संजय निषाद को ये नागवार गुजर रहा है। हालांकि उन्होंने अपने हालिया बयान में राजभर को लेकर थोड़ी नरमी दिखाई है, लेकिन साथ ही तंज भी कसा। संजय निषाद ने कहा कि राजभर दिन में 3 बार बयान बदलते हैं। बीजेपी में राजभर की वापसी को लेकर निषाद ने कहा कि जो हमारी विचारधारा को मानते हैं उनका स्वागत है। इससे पहले संजय निषाद राजभर पर लगातार हमलावर रहे हैं। दरअसल निषाद और राजभर एक ही जाति की राजनीति करते हैं और पूर्वांचल में दोनों ही पार्टियों का अपना अपना जनाधार है। संजय निषाद ने बीजेपी के साथ गठबंधन में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है और वो कभी नहीं चाहेंगे कि राजभर के आने से उनकी स्थिति गठबंधन में कमजोर हो। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क अचानक बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ करने लगे। उन्होंने मायावती को देश की जरूरत बताते हुए उनके पक्ष में बयान दिया है। बर्क ने कहा कि मायावती ने बिरादरी के लिए काम किया है, वो एक शख्सियत हैं, उनकी देश को जरूरत है। बतौर मुस्लिम वो इस मोर्चे पर मायावती को सपोर्ट करते हैं। जिस तरह से बर्क ने मायावती की तारीफ की है, उसके राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे हैं। सियासी गलियारों में अफवाहों का बाजार गर्म है। कुछ सियासी पंडित इसे बसपा की जीत बता रहे हैं, वहीं कुछ सियासी पंडित बर्क की सपा से नाराजगी।
दरअसल मायावती यूपी में बसपा के पुराने कोर वोटर मुस्लिमों और दलितों को साधने में लगी है। इसी कड़ी में उन्होंने वेस्ट यूपी के कद्दावर नेता इमरान मसूद को हाथी पर बैठाया और अब बर्क का मायावती के समर्थन में बयान बसपा के लिए संजीवनी का काम कर सकता है। उन्होंने अपनी कौम के लिए या अपनी बिरादरी के लिए उन्होंने काम किया है और फील्ड में जमकर काम किया है। बहरहाल मैं भी उनकी पार्टी में रह चुका हूँ कि सन 9 में मैंने भी इलेक्शन लड़ा था, तो मेरा इलेक्शन बहरहाल उनकी पार्टी से मैं जीता था, समाजवादी हार गई थी उसमें। लेकिन बहरहाल जहाँ तक उनका ताल्लुक है, वो भी एक शख्सियत हैं और सुप्रीमो हैं, वो उनके रहने से उनकी भी जरूरत है देश के अंदर। जानकारों का यह भी मानना है कि अखिलेश से नाराज बर्क की बसपा में दोबारा एंट्री हो सकती है। अगर बर्क बसपा में वापसी करते हैं तो वेस्ट यूपी में बसपा की ये बड़ी जीत होगी और पार्टी को एक बड़ा मुस्लिम चेहरा मिल जाएगा। कुल मिलाकर अपने जन्मदिन के दिन मायावती ने जो दांव चला उसका असर अब दिखने लगा है। गाजीपुर के उसरी चट्टी में 15 जुलाई 2001 को अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले पर माफिया डॉन और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी आज फिर पेशी के लिए कोर्ट नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से सुनवाई फिर से टल गई। मुख्तार की पेशी को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर था। जिले के एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी खुद उसकी पेशी को लेकर सारे सुरक्षा के इंतजामों की मॉनिटरिंग कर रहे थे। किसी भी स्थिति में सुनवाई पूरी न होने के कारण उसे अगल बगल के जिलों की जेल में शिफ्ट करने को लेकर तैयारियां भी की गई थी। माफिया डॉन और पूर्व विधायक मुख्तार फिलहाल उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद है। इसके पहले भी 2 बार इस मामले में अंसारी की पेशी टल चुकी है, एक बार सुरक्षा कारणों से, दूसरी बार घने कोहरे की वजह से। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में पेश न होने के बाद कोर्ट ने डीजीपी और डीजी जेल को पत्र लिखकर हर हाल में मुख्तार को पेश करने के आदेश दिए थे, लेकिन आज फिर से मुख्तार की पेशी नहीं हो पाई और सुनवाई टल गई। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट के पास समुदाय विशेष के रेस्टोरेंट से चिकन खरीदने को लेकर 2 समुदायों के युवकों के बीच कहासुनी हो गई। ये विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। 2 समुदाय के बीच झड़प भी शुरू हो गई, पत्थर चलने लगे। पत्थरबाजी में 3 युवक घायल हो गए। घायल युवकों को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। काफी देर हुए पथराव के बाद मौके पर आईजी दीपक कुमार, डीएम इंद्र विक्रम सिंह, एसएसपी कला निधि नैथानी समेत जिले के कई थानों की पुलिस फोर्स और पीएसी पहुंच गई और माहौल को शांत कराने में जुट गए। जैसे ही घटना की सूचना मिली तुरंत फोर्स को मूव कराया गया, मजिस्ट्रेट्स को मूव कराया गया और मैं और एसएसपी भी मौके पर आए। घटना को तुरंत नियंत्रित किया गया। 2 लोगों को हल्की चोटें आई थी, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तहरीर एक पक्ष के द्वारा भी लिख कर दी गई है, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जो भी तहरीर इस पक्ष से दी गई है उनके लड़कों के परिजन के द्वारा, तो पुलिस के द्वारा उस विहित धाराओं में जो भी धाराएं हैं आईपीसी की बनती हैं उसके अंतर्गत इसमें मुकदमा रजिस्टर्ड किया जा रहा है। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे इस पूरे घटना में, उनके खिलाफ विधिक तरीके से पुलिस कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इधर घायल युवकों के परिजन घटना स्थल पर आकर धरने पर बैठ गए और चिकन की दुकान को बंद कराने समेत आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस की मान मनौवल और लोगों के विरोध प्रदर्शन के बीच एक बार फिर दोनों पक्षों में टकराव शुरू हो गया। बाद में किसी तरह से पुलिस ने हालात को काबू में किया। शामली में दर्दनाक हादसे में बाइक सवार छात्र की मौत हो गई। स्कूल के लिए निकले 2 छात्रों की बाइक आपस में टकरा गई। टक्कर के बाद एक युवक उछलकर बगल से गुजर रहे कैंटर के नीचे आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक छात्र बीएमएस स्कूल के 11वीं क्लास का छात्र है, जो बलवा का रहने वाला बताया जा रहा है।
मृतक छात्र के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं दूसरी बाइक पर सवार छात्र भी हादसे में गंभीर रूप से घायल है। उसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। ये जो लकी नाम का लड़का है, ये जो है बाइक टकराने के बाद ट्रक के नीचे बता रहे हैं पुलिस वाले कि ट्रक के नीचे आ गए, तो ये ब्रोड डेड मृत अवस्था में लाया गया अस्पताल में। दूसरा जो है उसको भी सर में चोटें आई है, नाक से खून आ रहा है, तो उसको प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में दो बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश को पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। मुबारकपुर थाने की पुलिस जब रात में गश्त कर रही थी, इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कुछ पशु तस्कर मोहम्मदाबाद की तरफ से दरियाबाद के पुल पहुंचने वाले हैं। मिली खुफिया जानकारी पर पुलिस ने घेराबंदी की तो दो बाइक सवार पुलिस को आते देखे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर पुलिस पर पड़ी, बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश को मौके पर गोली लगी, जबकि दूसरा भाग गया। पुलिस की पकड़ में आए बदमाश का नाम सलीम बताया जा रहा है, जिसके पास से तमंचा और बाइक बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश सलीम पर 9 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत जल्द संपत्ति जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें सलीम नाम के अपराधी के बाएं पैर में गोली लगी है। सलीम थाना जीनपुर का रहने वाला है। वह शातिर अपराधी है व इसके ऊपर 9 से अधिक मुकदमे कायम हैं। सलीम का एक अन्य साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा है। शीघ्र इस अपराधी की भी गिरफ्तारी करी जाएगी व इन लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट व प्रॉपर्टी जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। महोबा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जिला संयोजक समेत 3 लोगों पर हथियारबंद बदमाशों ने घेराबंदी कर जानलेवा हमला किया। विशेष समुदाय के लोगों पर हमला करने का आरोप लगा है। वीएचपी और बजरंग दल के संयोजकों पर एक साथ हमले की घटना से गुस्साए सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली का घेराव किया। मामले में पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। इसमें एक नामजद व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। 3 महीने पहले विधायक के गनर राकेश चौधरी पर हमला कर लूटी गई कार्बाइन बरामद करने के लिए लगी यूपी एसटीएफ, कई जिलों की जीआरपी और सुल्तानपुर की क्राइम ब्रांच फेल रही। सोमवार को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दिन दहाड़े लूट कर भाग रहे बदमाश को स्थानीय लोगों ने पकड़ा तो उसके पास से कार्बाइन मिली, जो सुल्तानपुर के विधायक के गनर से लूटी गई बताई जा रही है। आपको बता दें कि सपा एमएलए सुहेब उर्फ मन्नू अंसारी के गनर राकेश चौधरी श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन से 25 अक्टूबर को वाराणसी से लखनऊ जा रहे थे। सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन से पहले बदमाशों ने चाकू घोंपकर कार्बाइन और मोबाइल फोन लूट लिया था। ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो जीआरपी ने सिपाही को आनन फानन से जिला अस्पताल पहुंचाया। शरीर पर चाकुओं के गंभीर जख्म बन चुके थे और खून ज्यादा बह जाने से उनकी हालत बिगड़ चुकी थी। तत्काल डॉक्टर्स ने उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर किया। लापरवाही में एसओ को सस्पेंड कर एक बदमाश का स्केच जारी किया गया। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती सिपाही की 2 नवंबर को मृत्यु हो गई। इसके बाद पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया था।